वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट शुरू करेंगे। हमारा आर्टिकल है 214, 214 आर्टिकल नंबर 214, जिसमें बताया गया है हाई कोर्ट फॉर स्टेट, यानी स्टेट के लिए क्या है हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा। तो हम उधर 124 में पढ़ते हैं और इधर ये कहाँ पे है हाई कोर्ट फॉर स्टेट 214 में। 215 में हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, यानी ये रिकॉर्ड की कोर्ट है, यहाँ की सारी चीजें मेंटेन की जाती है। इससे नीचे की जितनी भी निचली अदालतें हैं उनके जजमेंट के लिए। आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस तरह से हाई कोर्ट काम करेगा ये बताया गया है। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 217 ये बताता है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा और क्या कंडीशंस होनी चाहिए, साथ में उनकी एलिजिबिलिटी एरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, और आपका 214 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। आगे है 218 एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसमें रिलेशनशिप दिखाया है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट भी एक गाइडलाइन पे काम करती है और वो गाइडलाइन डिसाइडेड होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस दिए हैं। नेक्स्ट है 219 219, इसमें ऑथ और अफर्मेशन बाय जज ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने से पहले एक शपथ या ऑथ अफर्मेशन उस पद पर जो अपॉइंट किया जाता है वो लेता है। तो ये जो शपथ है हाई कोर्ट की के जज की, तो ये बताई गई है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 219। नेक्स्ट 220 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज, यानी कि एक बार जो जज बन जाता है वो भविष्य में कभी कोई भी वकालत नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये नियम है। नहीं तो जजेस के क्या होंगे, पद के जो दुरुपयोग आरंभ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये बात कि किसी भी तरह की एक बार परमानेंट जज बनने के बाद किसी भी तरह का जो है प्रैक्टिस वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 221, जिसमें सैलरीज दी गई है। ठीक है, सैलरीज ऑफ जजेस किसके हाई कोर्ट के। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अब ये प्रोविजन है, याद रखिएगा कि हाई कोर्ट का यदि कोई जज है तो एक कोर्ट से उसे दूसरे कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। इसका प्रोविजन कौन कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। सभी जगह देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी और सारे हाई कोर्ट में क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस है ना, बाकी अदर होते हैं। तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट 223 में दिया है और 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, यानी कि जो और अतिरिक्त तथा कार्यकारी जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट 224 में है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस किसमें, 223 में, और 224 में आपके जो एडिशनल है और एक्टिंग है। आगे है 224 का ए। ठीक है, इसमें बताया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सीटिंग ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जब कभी बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है, अतिरिक्त भार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे
न्याय व्यवस्था है उसमें ये बताया गया है कि जो रिटायर हो गए हैं जजेस उनकी सेवाएं भी ली जा सकती है। आर्टिकल कौन सा है उसका? 224A। 225 jurisdiction of existing high court, यानी उसका न्याय क्षेत्र, उसकी अधिकारिता क्या है किसी भी कोर्ट की। तो ये किसमें बताया है? 225 में। नेक्स्ट है 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 226, यानी कि इसमें बताया है कि रिटें जारी करने की हाई कोर्ट की पावर। अच्छा, हम ये देखते हैं आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल उसका 131 है, ये सब रिटों से रिलेटेड है। जिस तरह अगर 131, 132 है सुप्रीम कोर्ट का, उसी तरह से यहाँ पर 226 है कि कोई भी रिट कैसे जारी कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, ये बहुत उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल है। 226A constitutional validity of central laws not to be considered in proceeding under article 226। इसका मतलब है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता, ठीक है, यानी कानून सही बना है गलत बना है, तो सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226, इसके अंडर में उसको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से सेपरेशन को ध्यान में रख के करा गया है कि विधायिका का क्षेत्र उसके कार्यों के लिए सुरक्षित रहे और न्यायपालिका का उसका, मतलब क्षेत्रों में सेपरेशन भी बनाया गया है। आर्टिकल 227 पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 227 ये कहता है कि पूरे एक राज्य में अगर एक हाई कोर्ट है, एक स्टेट में एक हाई कोर्ट है, तो पूरे उसी स्टेट में, जैसे सपोज यूपी का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद में है, तो पूरे यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, निचले कोर्ट है, उन सब पे उस हाई कोर्ट की अधिकारिता रहेगी। तो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। नेक्स्ट है 228 ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, यानी सर्टेन केसेस जो है हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए जाते हैं उसके बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस उठाया हाई कोर्ट को सपोर्ट कर दिया, नहीं, उसके भी कुछ अपने क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है 228A स्पेशल प्रोविजंस एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजन है जिसमें जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को देख सकते, जांच सकते। देखिए, सेपरेशन रखा गया है, लेकिन किसी भी चीज को इतना ज्यादा सेपरेशन के अंतर्गत नहीं रखा गया है कि वो एक्सट्रीमली रॉन्ग हो जाए। देखिए, इनिशियली सेपरेशन है, बट अगर न्यायपालिका कोई ऐसा काम करता है जो संविधान ने उसे अधिकारिता नहीं दी, तो ऐसे में विधायिका कदम उठा सकता है, और विधायिका कुछ ऐसा काम करता है जिससे संविधान का अतिक्रमण होता है, तो न्यायपालिका भी वहां कदम उठा सकता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। स्पेशल प्रोविजंस एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज। आर्टिकल 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। बड़ा सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताया है कि ऑफिसर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, इवन जो हाई कोर्ट के खर्चे हैं वो भी, इन सबसे रिलेटेड भी एक आर्टिकल है। नेक्स्ट है 230 एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, यानी जो हमारी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, प्रॉपर स्टेट नहीं है, यूटीज है, और वो किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। बट यदि वहां पर जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करना है तो वो जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, बल्कि नियरेस्ट स्टेट हाई कोर्ट का होगा। जैसे कि अंडमान निकोबार में जो जुरिस्डिक्शन है वो कोलकाता हाई कोर्ट का है, गोवा वगैरह में उस साइड देखेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट का है,
ये आपका चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ है पंजाब हरियाणा के कॉमन हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो इस तरह से जो यूटीज हैं, सारे यूटीज किसी न किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। याद रखिएगा, कभी आ जाए स्टिक लगाने को, भाई आपको लगेगा यूटीज, जब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, तो हो सकता है कि जुडिशरी से रिलेटेड काम सुप्रीम कोर्ट देखेगा, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 230। अब 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी कि ये भी प्रावधान है। कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा राज्य, उसके आसपास 2-3 छोटे राज्य होते हैं और उनके हाई कोर्ट बनाना उतना फिजिबल नहीं होता है, रिसोर्सेज वगैरह उस तरह से नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कॉमन हाई कोर्ट 2-3 स्टेट के काम को देख सकता है। इसका बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल होगा नॉर्थ ईस्ट। वहाँ का कोर्ट जो है गुवाहाटी में, और वो 7 सिस्टर्स जो है वहाँ की, उन सबका जुरिस्डिक्शन उसी के अंडर में, यानी 7 स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करता ही है, संविधान की व्याख्या करेगा, कानूनों को एक्सप्लेन करेगा। अगला है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब शुरू होगा कहाँ से, आर्टिकल 233 से। 233 से हमारा जो शुरू हो रहा है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इसमें पहला है 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि अभी हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, हाई कोर्ट पढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। आर्टिकल 233A वैलिडिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि जो हमारे जजेस हैं, कहाँ के, जो लोकल कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ के जजेस कोई अपॉइंटमेंट करेंगे या कोई भी जजमेंट करेंगे तो उसकी पूरी पूरी वैलिडिटी होगी, यानी वो भी न्यायपालिका का एक हिस्सा है। न्यायपालिका के भी 3 स्तर हैं। सबसे ऊपर केंद्र स्तर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे वो क्या है, हाई कोर्ट। एंड एकदम लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट में जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो आगे है 234 आर्टिकल 234 रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। तो कुछ जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताया है कि रिक्रूटमेंट भी होता है, यानी एक होता है अपॉइंट किया, प्रैक्टिस के बाद अपॉइंट कर देते हैं, एक होता है रिक्रूटमेंट कराना। ठीक है, 2 तरह, एक सीधी भर्ती होती है और एक वकालत के बाद प्रमोट करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये जो पूरा हायरार्की जैसा है, सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल रहेगा हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, और सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंट्रोल रहेगा जो उनके नीचे ब्लॉक स्तर तक और भी नीचे नीचे जो भी छोटे मोटे जो मुंसिफ न्यायालय ये सब होते हैं, इन पे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 237 बताता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस टू दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट। कुछ ये खास नहीं है, बस मजिस्ट्रेट के उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये 238 में है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। अब हम सीधे 239 में आते हैं। 239 में जो है, 239 में 242 तक सिर्फ यूटीज की बात की है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज में 239 क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो हमारी यूटीज है चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, बट इसमें इस तरह से ये होगा, ठीक है, कि स्पेशल प्रोविजन रहेगा लोकल लेजिस्लेचर बनाने का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। नेक्स्ट है 239 ए का भी ए, ठीक है, 239 आर्टिकल है, इसका ए क्लॉज है, उसका भी दो पार्ट है, ए और ए बी। तो हम अभी बात कर रहे हैं ए की। तो ए में है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी किए गए हैं। स्पेशल प्रोविजन कहाँ बताएं? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए। देखिए सब जगह यूटीज के रूल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस दिल्ली में कुछ अलग बताया है, ठीक है ना, दिल्ली में अलग बताया है। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 239 ए में बोला है। अब है 239 ए बी, यानी ए का पहला क्लॉज हमने पढ़ लिया, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू दिल्ली, एंड सेकंड इज 239 ए बी, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर संवैधानिक जो मशीन है वो हमारी फेल हो जाए तो क्या प्रोविजन, जिस तरह से क्या होता है स्टेट में, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फेल हो जाती है या किसी कारण से चीजें वर्किंग नहीं रहती है तो वहां पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसी तरह से यूटीज में भी एक ऐसी व्यवस्था है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर पे क्या प्रोविजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है 239 का बी, नॉर्मल बी, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। इट मीन्स जब कभी विधायिका के दो सदन या एक सदन जो भी है, जैसे वहां पे व्यवस्था है, वो कार्य नहीं कर रहा है और कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां निकल आई हैं जब तुरंत ही किसी कानून का बनाया जाना बहुत जरूरी है। आप दो बार ऐसा पढ़ चुके, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। 123 किसके बारे में है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में है, जो बताता है कि संसद का जब कोई एक सदन या दोनों सदन काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस स्टार्ट करेगा और उसकी वही मान्यता होगी जो एक कानून की होती है। ठीक उसी तरह राज्य सरकार में भी ऐसा देखा गया कि अगर जो हमारे विधानमंडल है उनका कोई एक सदन या दोनों सदन नहीं चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये शक्ति राज्यपाल के पास रहती है कि वह अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस का वो कर सके, भेज सके, ठीक है। तो यह शक्ति यूटीज में भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको पावर होगी कि वह अध्यादेश जारी कर सके, परंतु इस पावर का प्रयोग वह राष्ट्रपति की अनुसार ही करेगा, ठीक है। आर्टिकल 240, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, यानी कुछ यूनियन टेरिटरीज है उसमें किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीजें काम करेंगी, ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। याद रखिएगा राष्ट्रपति को यहाँ के रूल्स रेगुलेशन बनाने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 241, हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी के लिए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट इनके अपने नहीं है, बस चंडीगढ़ एक ऐसा अकेला यूटी है जहां उसका अपना हाई कोर्ट है जो हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ वो मतलब तीनों ही सम्मिलित रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी यूटीज हैं सब अपने आसपास के स्टेट के हाई कोर्ट में ही उनकी चीजें जाती हैं, ठीक है। अब हमारी शुरू होती हैं पंचायतें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। तो इसमें पंचायत में सबसे पहले आर्टिकल 243, इसमें खास बात ये है कि हमारी पंचायतों में एक म्यूनिसिपैलिटीज भी है, एक कोऑपरेटिव
सोसाइटीज भी हैं, ठीक है। 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और तीनों चीजों का एक ही आर्टिकल है 243। अब आप सोचेंगे इतनी सारी चीजें 243 में कैसे पढ़ सकते हैं, तो ABCD लगा के ये Z तक चलेगा, ठीक है। और Z के बाद ZA, ZB, ZC इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ZT तक चलेगा, याद रखिएगा। तो सोचिए कितने हो गए, A से लेके Z तक, फिर Z में फिर वापस से लगाए ZA, ZB, ZC, तो ZT तक। ये कई सारे हमारे आर्टिकल्स हो गए। अब हम इनको करेंगे। पंचायत से शुरू करते हैं। 243 सबसे पहले डेफिनेशन। आर्टिकल 243 बताता है कि पंचायतों की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। 243A ये बता रहा है ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। ग्राम सभा, क्योंकि पंचायतों की सबसे निचली इकाई ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सभी मेंबर होते हैं, जो भी वहां पे वोट दे सकता है वो सब वहां के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। इनका अपना संविधान होता है कि नियम कानून होते हैं जिन पे ये चलते हैं, उसके बारे में बता रहा है 243B। 243C, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। इनका गठन होता है, किस तरह से इनका गठन होगा, क्या इनकी संरचना रहेगी, ये बताए 243C में। नेक्स्ट है 243D, रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी सीट का रिजर्वेशन। हमने देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि सशक्तिकरण के लिए इसके कमजोर वर्गों के, महिलाओं के, और ऐसा हम देखते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में ज्यादा होता है, तो वहां पर उनको मजबूत बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि कुछ सीट उनके लिए आरक्षित यानी रिजर्व की जाए, जिससे वो भी शक्ति संरचना में हिस्सा ले सके, भाग ले सके। तो इसके लिए जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट रखा गया है। कुछ रिजर्वेशन जहाँ सिंगल सीट होती है रोटेशन पे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 243E, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, मतलब आर्टिकल है। पंचायत की ड्यूरेशन के बारे में कहा गया है। वैसे तो ये ड्यूरेशन 5 साल की होती है, परंतु यदि 5 साल से पूर्व ये भंग हो जाए तो ये वापस पूरे नए उसके लिए नहीं बनती है, बल्कि बची हुई अवधि के लिए बनाई जाती है। सपोज 3 साल के बाद ही भंग हो गई, अब 2 साल बचे, तो जो भी नई पंचायत बनेगी वो 2 साल के लिए ही बनेगी। यदि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और बस 6 माह बचे हैं और कोई भंग हो जाती, तो फिर नई पंचायत नए सिरे से 5 साल के लिए बनाई जाती है, केवल उसी कंडीशन में। अदरवाइज जितना समय अवधि बचा है उस समय अवधि के लिए इसको बनाया जाता है, याद रखिएगा आप। इसके बाद है ड्यूरेशन हमने देख लिया। 243F, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी कि जिस तरह से हमने देखा है संसद में, राज्यों के विधानमंडल में जो वहाँ के MPs और MLAs होते हैं, तो उनके लिए एक एलिजिबिलिटी रखी जाती है, साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन की, भाई ऐसा ऐसा होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ भी देखते हैं कि अगर कुछ शर्तें ऐसी बताई कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी मेंबर्स का हो सकता है। 243G, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है 243G, यानी पंचायतों की शक्तियां क्या है, पंचायतों की अधिकारिता क्या है और पंचायतों की जिम्मेदारी क्या है। देखिए पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए आया है। पंचायत का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि लोकल गवर्नमेंट अपनी हर एक चीज के लिए बहुत ऊपर तक नहीं जा सकती है, बहुत मतलब अपनी बात को ऊपर पहुंचा नहीं सकती, उसकी सही समस्याओं को खोजना ऊपर वालों के लिए बहुत कठिन है। तो उसको कुछ शक्तियां हस्तांतरित की जाए ताकि वो अपनी समस्याओं को पहचान के उनका बेहतर समाधान कर सके। तो उसे शक्तियां, अथॉरिटी सब दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी थी। तो आप इस आर्टिकल में यही चीज देखेंगे 243G में, पावर,
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। अगला है पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। देखिए 243H बताता है कि पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। अब ये सब ऐसे नहीं चलेगा जब तक कि बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह से बिना फंड के ये चीजें नहीं चलेंगी। फंड ऊपर से कितना मिलेगा, एक लिमिट में मिलेगा। तो इसलिए इनको उन अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो उस फंड को ये लोग कहाँ से लेके आएंगे ये बताया है, और इसलिए कुछ टैक्सेस इनके हैंड ओवर कर दिए। ये जो टैक्सेस है ये आप लेंगे और उन टैक्सेस का वेलफेयर में जो है यूज करेंगे। वो आपका एक तरह से फंड हुआ। 243I, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। उसके अतिरिक्त भी इनको ग्रांट मिल सकता है। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, बट उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, और वो जब रिकमेंडेशन देगा तो ये जो राज्य वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका काम है कि समय समय पर पंचायतों की जांच करना, कार्यप्रणाली देखना, एनालिसिस करना कि उन्हें कितने पैसे की जरूरत है जो कि जेन्युइन है, और उसके बाद वो रिकमेंड करता है सरकार को, और सरकार वो ग्रांट इन लोगों को देती है, पंचायतों को। तो फाइनेंस कमीशन की बात की गई। एक सेंट्रल लेवल पे है, वो केंद्र तथा राज्य सरकार यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्सेस का डिवीजन करता है, और जो स्टेट लेवल का है वो उस स्टेट में जितने भी पंचायतें हैं उनको कितना पैसा दिया जाना चाहिए इन चीज की रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 243J, अडल्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। जब ग्रांट दिया जाता है, जब टैक्सेस लगते हैं, फंड आता है और उसे खर्च करा जाता है, तो जहां कहीं भी आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, तो वहां फिर ऑडिट ही होता है। किसका? अकाउंट का, कि पैसा जिस नाम से लिया जा रहा है, क्या पैसे को उस तरह से खर्च किया जा रहा है, तो जो है ये देखा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत कहाँ पे? 243J में। आगे है के, मोस्ट इम्पोर्टेंट के, इलेक्शंस टू द पंचायत, यानी पंचायतों के भी इलेक्शन होते हैं। पंचायतों के इलेक्शन होते हैं प्रॉपर, किस तरह से सीट है, कितनी है, क्या रोटेशन वाइज किसके लिए रिजर्व की गई है, फिर उनका इलेक्शन होगा, उनका बाकायदा ऑफिस होता है, उनको कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट है 243L, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। अब भाई ये हम बात कर रहे हैं स्टेट के पंचायतों की, तो क्या यूटीज में भी ऐसा होता है? तो उसके एप्लीकेशन को बता दिया। यूटीज की पंचायतों की संरचना, कार्यप्रणाली राज्यों की पंचायतों की संरचना तथा कार्यप्रणाली से भिन्न होती है, क्योंकि जब सारी चीजें भिन्न है तो ये भी भिन्न होगा, डिफरेंस है। तो उसके बारे में किसमें बताया? 243L में। 243M, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। देखिए दो तरह के यूटीज दिए गए हैं, जहाँ पे मतलब कुछ चीजें हैं जो कॉमनली सब पे अप्लाई कर दी गई, कुछ चीजें हैं जो कुछ यूटीज में अप्लाई नहीं करती। तो वही बात 243L 243M में बताई गई कि किस पे क्या अप्लाई किया है, किस पे नहीं। आर्टिकल 243N, कंटिन्यूएंस ऑफ एक्साइटिंग लॉज एंड पंचायत, यानी इसमें लॉ के बारे में वो बताए गए जो पंचायतों के हैं, जो उपलब्ध है, हमारे पास अवेलेबल है। 243O, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्शन मैटर्स, यानी कि अगर इलेक्शन की चीजें हैं और उसमें कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट किस तरह से होगा ये बताया है। ठीक है, 2 मिनट को हम ब्रेक लेते हैं। जरा आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? 2 मिनट बात करते हैं।